तीन स्तंभ। पहला स्तंभ है संतुलन। तो माने जितना पानी हम प्रयोग करते हैं उतना पानी ऊपर वाला हो। मान लीजिए अभी ऊपर वाले पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उतना रिचार्ज करें। तालाब बनाए, तालाब दोनों काम करता है, रिचार्ज भी करता है। तो हम पानी में स्वायत्त हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। दूसरी शर्त है पानी में, पानी निकालने में पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर पानी में पैसा लगता है तो किसान कभी सर्वाइव नहीं करता। तो वही पानी जब हम ट्यूबवेल से निकालते हैं तो महंगा पड़ता है, तालाब से छितराते हैं तो 2 हॉर्स पावर में उतना से ज्यादा पानी हम छितरा पाते हैं खेत में जितना ट्यूबवेल से 5 या 10 हॉर्स पावर में लगते हैं। तो बचा उसमें। तो हमें इन सब चीजों पर, और ऊर्जा अपनी स्वायत्त होनी है, या किसी से खरीद के कितना भी कमाइए घड़ा भरेगा ही नहीं। तो पहला संतुलन जल संतुलन। दूसरा वायु और ताप। देखिए हम ये खेत है, ये खेत हम चाहे मान लें कि इसके मालिक हैं या हम मान लें कि धरती का एक हिस्सा है और इतना हिस्सा हमारी जिम्मेदारी में नेचर ने दिया है। अब इसको सजाना हमारा काम है। तो हम उसके केयर टेकर अपने आप को माने या मालिक मान लें। मालिक मान लेंगे तो अलग दृष्टि से उसको हम ऐंठते खोजते हैं, ये सब करते हैं। यदि हम उसके केयर टेकर या धरोहर मान लेते हैं अपने पुरखों की, जो हमारे बच्चों को खिलाने के लिए दिया है, तो हम उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो दूसरा उसका ये है कि जिस तरह की धरती होनी चाहिए तो फल वृक्ष कम से कम 1/3। जब 1/3 हिस्से में फल वृक्ष होंगे 3 काम होंगे। लागत घट जाएगी हमारी। दूसरा, उससे जो पत्तियां और टहनियां गिरती हैं वो बेस्ट कंपोस्ट है। और तीसरा खेती से 4 से 8 गुना अधिक उत्पादन फलों में होता ही। और फलों के लिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मंडी में अमरूद डाल के भाग गया या सेव मौसमी डाल के भाग गया। टमाटर तो डाल के भाग जाएगा, आलू तो डाल के भाग जाएगा, लेकिन कभी फलों को डाल के, इसके माने फल का रेट हरदम मिलता है। तो फलों की खेती करने से 4 से 8 गुनी आमदनी बढ़ेगी, लागत घटेगी और हमें मैन्योर मिलेगा हमारे खेत पूरी धरती पे। तो 2-3 संतुलन हो गए। और वायु और ताप का संतुलन। वायु और ताप का संतुलन उससे कैसे हो गया? ये जो पेड़ होते हैं ना, ये धरती के फेफड़े हैं। जितना पेड़ ऊपर होता है उतने नीचे होता है, और जितना संसार हमें बाहर वाला दिखाई देता है इससे कम संसार इसके नीचे नहीं है। अभी हम उसका 5% नहीं जान पाए हैं, अभी 95% तो है। तो ये कुछ चीजें बाहर वाले संसार से लेके नीचे वाले संसार को देता है और कुछ चीजें नीचे वाले संसार से लेके बाहर वाले को देता है, जिनमें ऑक्सीजन एक है, पत्तियों के माध्यम से मिनरल एक है, ठीक है ना। और तीसरा जो बड़ा काम करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, उसको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन जमीन के नीचे पहुंचा देता है, वही हमारा उत्पादन बढ़ाती है। तो ये 3 काम बढ़ जाएंगे, लागत भी घटेगी, आपसे आमदनी भी बढ़ेगी। 1/3 हिस्सा इस धरती में पशुओं का है। पशु पालने से, मान लीजिए 1 एकड़ का उदाहरण लेते हैं, 1 एकड़ में आपने अगर 4 गाय भी पाल ली ना, तो 4 गाय में आर्थिक रूप से 1 एकड़ में जितना पैदा करते हैं उससे 10 से 20 गुना ज्यादा आमदनी देती ही देती है। बछड़े अलग देती हैं। हम यहाँ का हमने कैलकुलेशन किया है कि यदि 1200 लीटर एक लैक्टेशन की, इससे कम तो दूध वाली गाय नहीं होती है हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो और ज्यादा होती हैं। हमारे यहाँ 1200 लीटर से 3 लीटर पर डे, माने 1200 लीटर एक लैक्टेशन पीरियड का होगा। 1200 लीटर में 50 किलो के आसपास घी बनेगा, ठीक है ना। और 50 किलो घी 75 हजार रुपए का हो गया। और 4 गाय 1 एकड़ में आराम से पाल सकते हैं, 2-2.5 लाख रुपए आपको आराम से मिल जाएगा उसमें। आप किसी भी तरह से फसल से नहीं उसको ले सकते। और क्या क्या देगी वो? गोबर देगी। अब गोबर कैसे देगी? देखिए, वही पत्तियां, टहनियां, चारा, भूसा आप सीधे खेत में डालिए, वो 6 महीना लेता है बनने में, और गाय उसको कितनी देर में बना देती है? 10-12 घंटे में। यानी इतनी शानदार मशीन
प्रकृति ने हमें अपने आप दी है और हम जबरदस्ती उसको दूध के लिए माने। दूध के लिए कोई जानवर नहीं है, दूध तो अपनी वंश वृद्धि के लिए सारे जानवर हैं। असली चीजें हैं इस धरती को उत्पादक बनाने की मशीनें हैं ये सब। गाय भी, भैंस भी, बकरी भी, मुर्गी भी। बकरी देखिए पत्तियां खाती है और क्या देती है, मिनरल देती है। इसी तरह मुर्गी क्या खाती है, कैल्शियम देती है, फास्फोरस देती है, और वो भी सॉल्यूबल फॉर्म में देती है, उसको घोल सकते हैं आप। बाकी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि आप फास्फोरस को घोल लें। घुलनशील फास्फोरस, घुलनशील कैसे कैल्शियम देती है उसकी। तो ये सारी मशीनें धरती ने अपने उपजाऊ के लिए बनाई हैं। हम उनका छोटा मूल्यांकन करके दूध के लिए, अंडे के लिए, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। असली प्रोडक्ट तो पैदा होने से लेकर मरने तक देती ही देती कि वो उसका कंपोस्ट है ना। तो ये पशुपालन में देंगे तो क्या होगा, चारा गाय देंगे, उसके लिए कुछ में चारा लगाएंगे 1/3 हिस्से में। तो हम तीसरा कौन सा संतुलन हो गया, उर्वरता संतुलन। तो कितने हो गए, जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन हो जाएगी। अगर हमने पशु पाल लिए, किस अनुपात में पालें, जैसे 1 एकड़ खेत है मान लीजिए किसी का, तो कितने जानवर पाले, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक गाय एक साल में 72 किलो कितना देती है, 72 कुंटल, 36 कुंटल। अगर बांधने वाली गाय है तो 72 कुंटल, और यदि चरने वाली गाय है तो 36 कुंटल गोबर देती है एक गाय। और 1 एकड़ में कितना कंपोस्ट चाहिए, नहीं, एक एकड़ वो भी, उसका भी उसी में हम कैलकुलेट करवाते हैं कि 1 एकड़ से मान लीजिए आपने कितना अनाज लेते हैं। मान लीजिए 25 कुंटल धान ले लेते हैं, 25 कुंटल गेहूं ले लेते हैं, तो 50 कुंटल हो गया। 50 कुंटल ही उसका भूसा मिला लीजिए, तो 100 कुंटल आप ठोस चीज धरती माँ से निकाल रहे हैं। तो ठोस चीज ही वो मांग रही है, तो 100 कुंटल ही उसको कम से कम कंपोस्ट देंगे। बाकी चोचलेबाजी में कुछ नहीं होता है, जीवामृत भर डाल लेंगे, फलाना भर डाल लेंगे, से कुछ नहीं होता। एक टॉनिक है, जैसे द्राक्षासो एक टॉनिक है। यदि पेट भरा है तो द्राक्षासो काम करेगा, नहीं तो द्राक्षासो में काम नहीं चलेगा, द्राक्षासो में मर जाएंगे। खाना चाहिए फिर द्राक्षासो भी काम करेगा। तो जीवामृत वगैरह जो इस तरह की तमाम चीजें आजकल प्राकृतिक खेती को बदनाम करने के लिए बताया जाता है, गोबर खोलना ही प्राकृतिक खेती है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती है, उसका संतुलन पूरा कर दो, जितना आप लेते हैं उतना दीजिए। कौन हम अपने पिताजी का दे रहे हैं, इसी देश, इसी धरती माँ, उसी प्रकृति की बनाई हुई चीजों को। हमारा काम ये है कि उसको हम कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको पहुंचा देते। 3 हो गए, क्या क्या हो गए, जल में हम, ऊर्जा में अब आखिरी है ऊर्जा संतुलन। ऊर्जा संतुलन माने अब हम खाना बनाते हैं, आपके पास गोबर गैस नहीं, क्यों नहीं है भाई, गोबर गैस में तेरे काम, आपका गैस फ्री में मिलेगी, और जो स्लरी है उससे अच्छी कोई खाद नहीं। ये सारी खादें बेकार है उसके सामने आपका। और स्लरी को लिक्विड, उसमें और ज्यादा पानी मिलाइए, या आपने तालाब में उस स्लरी को डालिए, तालाब के पानी से सिंचाई करिए, फिर देखिए उसका कमाल। तो ये काम करेगी, खाना अलग देगी, और क्या करेगी, कार्बन इमिशन में मीथेन का बड़ा रोल है। आप मीथेन जला देंगे तो वो भी काम करेंगे कि आप जो वातावरण के कार्बन को बचाएंगे। तो इस तरह से पर्यावरण का भी काम होगा, एनर्जी से भी होंगे। दूसरा, सरकार बहुत मदद कर रही है सोलर में, मौका है लगाइए खूब इसमें। हम 8 किलोवाट अभी लगाए हैं, 8 का अभी लगाए हैं, ये सब सोलर सुरक्षित चल रही है। और 6 का कल से लगना शुरू होगी। 8 से कितने हो गए, तो अभी 14 किलोवाट एनर्जी हो जाएगी। तमाम योजनाएं हैं, अभी भारत सरकार ने 2 योजनाएं चला रखी हैं। जिसको पंप के लिए चाहिए तो पंप 75-76% छूट दे रही है। 2 HP 3 HP 5 3 5 7.5 10 हाँ, और ये भी दे रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार तो और ज्यादा दे रही है। और दूसरी एक योजना नई लॉन्च की है, अभी हमारे बांदा जिले से 50 किसानों को लिया गया है, जिसके पास ट्यूबवेल कनेक्शन है जितने हार्स पावर का, उसको 90% छूट में PM कुसुम योजना के तहत कवर कर लिया जाएगा। और वहाँ पर एक
वो जाके सरकार लगा देगी। यदि आपका 10 HP का है तो आपको 65,000 रुपए लगने हैं, यदि 7.5 HP का है तो 40-45,000 रुपए 10% लगने हैं, बाकी वो आके 90% तो ये योजना 25 साल तक मतलब उसका करीब 25 साल तो वारंटी है शायद। अरे को मरता है जीता है, आप तो लगा दीजिए बस, तब और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये भी बेकार हो जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि हम लगातार ये धरती के मानव संतुलन ढूंढ ही रहे हैं। तो अभी ये ढूंढा है, अभी तक केमिकल इंडस्ट्री खाद का संतुलन नहीं बनाने दे रही है, तो बड़ा सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बनाती है ना ये लोग। तो इसी तरह सोलर एनर्जी अभी की थोड़ी खोज है, सोलर एनर्जी कम से कम 20 साल पहले से आ गई थी, लेकिन वो बिजली वाले कंपनी वाले साले बनाने सहयोग नहीं कर रहे थे। मैंने 6 किलोवाट का अपने घर पे लगा लिया, अब वो मेरा मीटर लगना है जो एक्सचेंज करता है नेट मीटर। संतुलनों से स्वतः समृद्धि होगी। अभी किसान की परेशानी ये है कि जो भी कमाता है बीज खाद पानी ऊर्जा में ही दे आता है, वो अपना खाली होकर बैठ जाता है। ये नहीं सोचता है खर्चा कहाँ है, बजट वो एक विशेष सर्किल है, सोचता सब है लेकिन ऐसा चुंगल में फंसा है। तो इस मॉडल में उससे निकलने की एक विधि है कि आप संतुलन स्थापित कर रहे हैं खेत में, समृद्धि आपको आ रही है। ठीक, इसका दूसरा स्तंभ है खेती का न्याय। अब हम 50 बीघे के मालिक हैं, अब हम 50 बीघे का सब हम रख लेंगे, सब नहीं कर सकते। दुनिया के जितने भर बर्बाद हुए हैं, अमीर माने जाने वाले बर्बाद होते हैं, गरीब नहीं बर्बाद होता है। तो वो जो हम रोकने के दूसरे के न्याय का मतलब समझ गया। जैसे इस गांव में 2000 लोग रहते हैं और 2000 बीघे जमीन है, एक व्यक्ति के हिस्से में 1 बीघे जमीन आई, खतौनी भले ही मेरी 50 बीघी की हो, लेकिन है वो 50 लोगों की। खतौनी ईश्वर ने नहीं बनाई, खतौनी प्रकृति ने नहीं बनाई, तो हिसाब किताब बराबर होगा। तो इसके पहले कि आपसे छीन लिया जाए, आप ही दे दीजिए, नहीं तो बेइज्जती का बेइज्जती होगी, अब देना पर्दा करेगा। तो उसका तरीका हमें निकालना है। कैसे तरीका निकलेगा? हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार अपने खेत में पैदा करें। तो पशुपालन करेंगे तो आदमी लगेगा, कई प्रकार के पशुपालन करें, कई सब्जी लगाएं, भाजी लगाएं, जो कुछ भी लगाना लगाएं, और प्रोसेसिंग करें। और ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ही सफल फार्म हाउस है। उसका एक और न्याय के हिसाब से ही देख सकते हैं, इस संसार में जितने लोग हैं सबका अपना अपना भाग्य है। आप जितने लोगों का भाग्य अपने साथ जोड़ लेंगे उतने गुने आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। उनकी समृद्धि हो, लेकिन वो बात हो जैसे वो अपने आप को लेबर की तरह समझे। आप ना समझिए, वो तो आदमी की तरह समझी गए। हम बार बार रटाते हैं तय फला जाति का है तुझे यहाँ, हम बंद करें। वो तो बेचारे उसी के लिए परेशान है, उसी सम्मान के लिए परेशान है। जब गांव में सम्मान नहीं मिलता तो बेचारे भाग जाते हैं। उसी आदमी को बाबू साहब जाएंगे तो किसी होटल में खाएंगे तो चपर खाएंगे, यहाँ कह देंगे तू रह, मेरा छूना नहीं। और उसी आदमी का होटल में हम पूछते हैं क्या कि तुम किस जात के, और सब खा लेंगे। तो अपने गांव में भी स्वर्ग बनाए, यहाँ के ऊंच नीच का भेदभाव ये सब रखें, उससे फाइट करें। 1-2 पीढ़ी लड़ना पड़ता है, फिर अपने आप सब सही हो जाता है, फिर संस्कार बच्चों में आ जाते हैं, लेकिन वो बदलना पड़ेगा। तो ये न्याय है। और इस पूरी खेती का तीसरा स्तंभ है आवर्तनशीलता। आवर्तनशीलता का मतलब ये पूरी प्रकृति में 4 चीजें, पदार्थ हैं, वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं और मनुष्य। हम मनुष्य किस आधार पर लगातार बने हुए हैं? इनको बताएंगे किस आधार पर बने हुए हैं। बस ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास समझ है तो हम सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। समझ के आधार पर हम परम माने आवर्तनशील। तो समझ का आधार का मतलब हमारे 5 पीढ़ी पहले या 100 पीढ़ी पहले आविष्कार कर लिया, कब बोना है, कैसे बोना है, कैसे काटना है, कितना बोना है, हमारे पुरखों ने छोड़। अब तो हम नहीं उसको रिसर्च कर रहे हैं, हम उनकी बात को मान लेते हैं। इस परंपरा के रूप में हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम आवर्तनशील लगातार बने हुए। चीज और है, जैसे अब लोग भाग बंटरी भूल गए, वो छोड़िए, भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के साथ ना अच्छी चीजें जोड़ते रहिए और जो अपडेटेड नहीं है उनको छोड़ते रहिए।
न घात भगदड़ी को पकड़ना है, न हमें पकड़ना है। अगली पीढ़ी समय को पकड़ेगी। तो पुरानी भी अच्छी बातें हो, नई भी अच्छी जुड़े, तब हम इम्प्रूव होंगे। इस खाते में कभी नहीं जाना चाहिए कि पुराना सब कुछ अच्छा था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सब कुछ नया अच्छा है ना। हर दम अच्छा भी है और हर दम बुरा भी है। हर मनुष्य के अंदर एक छन्नी लगी हुई है, नित्यानित्य सत्यासत्य विवेक का। उस छन्नी को लगाइए और जांचते रहिए। तो मैं ये बता रहा था कि संस्था कैसे मनुष्य सर्वाइव कर रहा है, ज्ञान के आधार पर। अब जैसे मोबाइल खोज गया, तो खोजा किसी एक आदमी ने, लेकिन ये पूरी मानव जाति की धरोहर हो गई। अब इससे कम में उतार के देखिए भला, अब बिजली से कम में किसी को जिंदा रह जाए तो बताइएगा। अब आगे क्या सोचेगा, आगे खोजेगा। इस आधार पर हम निरंतर प्रगति भी कर रहे हैं और यही हमारे निरंतरता का कारक है। जीव जंतु कैसे निरंतर है? अपने वंशों के आधार पर। अभी हम क्या गलती कर रहे हैं, गाय में इसका बीज डाल देंगे, भैंस में उसका बीज डाल देंगे। ये गलती न करें। तो किसान को चाहिए कि कभी भी ऐसी जातियों का प्रयोग न करे या न बिगाड़े या उनका न प्रयोग करे, ताकि ये लोग जो पूरी दुनिया को बिगाड़ना चाहते हैं तो हतोत्साहित भी हों। और हम सिलेक्शन का अधिकार है, हमें पता चले कि हमें ज्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए, फला जगह ले आए हम। लेकिन अब हमारी मान लीजिए एक छोटी गाय है देसी, और उसमें जबरदस्ती हम ऐसा सीमेंट डालते हैं जो 50 लीटर वाली है, वो चलेगी भी नहीं और वो बर्बाद भी हो जाएगी जाति। तो उसको बर्बाद ना करें, हम उसकी वंश परंपरा को बनाए रखें। ये आवर्तनशीलता, ठीक है ना। इसी तरह बीजों में कर रहे हैं। वनस्पति जगत कैसे सर्वाइव करता है, जैसे आंवला है, पेड़ को काट डालिए, पत्ते को टाल डालिए, कुछ भी प्रयोग करिए, आप बीज को डिस्टर्ब मत करिए। अगर आपने बीज डिस्टर्ब कर दिया तो इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। वही हम कर रहे हैं। तो आवर्तनशीलता इसका तीसरा सिद्धांत है कि बीजों की परंपरा को, जीवों की परंपरा को और मनुष्य के ज्ञान की परंपरा को, इसको बनाए। ज्ञान की परंपरा कब बनी रहेगी? जब हम जागृति को प्रमुखता देंगे। न हम किसी से कहेंगे पुराना ला दो, न कहेंगे नया ला दो। अपने विवेक, जागृत विवेक के साथ रहो और जो भी सम्यक है उसको लो और पानी की तरह बहते रहो। पहुंचना हम सबको समुद्र है भला। जैसे ही आपने पुराना पकड़ा, आप गड्ढे हो गए, श्रांत पैदा हो जाएगी। उसका उदाहरण है आयुर्वेद। आयुर्वेद का जन्म इस धरती में, चरक संहिता, ये सब चोर हैं। उसकी आविष्कारक हैं अहिर और गड़रिया। जब अहिर और गड़रिया जानवरों के साथ में जाते थे, जानवरों के भी वही रोग होते हैं जो मनुष्यों के होते हैं। तो जानवर अपनी दवा जानता है, मनुष्य अपनी दवा जानता नहीं है। तो वो देखते थे कि ये गर्भावस्था में गाय ये खाती है, फलाने में गाय ये खाती है, बकरी ये खाती है। उससे इसकी परंपरा बनी औषधि उसकी, उसको वो लोग एक दूसरे को बताने रहे, तो मौखिक परंपरा से आती गई। जब राजाओं का युग आया, माला पहनने, फलाना बड़ा विद्वान है, तो वो पूछ पूछ के सबकी एक पोथी बना दी, पोथी का माला पहन लिया। और पोथी कुछ दिन के लिए तो अच्छी लगी, बाद में वो गड्ढा बन गई, अब वो सड़ गई। अब वो चूंकि नए आविष्कार उसमें जुड़ने की संभावना समाप्त हो गई, अब पुरानी औषधियां नहीं पहचान पाते हैं लोग, हर पौधे का खत्म हो गई पहचान है। हम किसी को घास समझ रहे हैं, किसी को हम कुछ खरपतवार कह देते हैं। हम खरपतवार कह के आधुनिक कृषि तो सारी जड़ी बूटियों को मार डाला उससे, हमें पता नहीं, इसलिए हमारे लिए काम नहीं। तो इसमें क्या सावधानी हुई? विवेक संपन्न रहे, गड्ढा न बनने दें किसी चीज का। इतनी उदारता बनाए रखें कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे ज्यादा ज्ञानी होगी। हमारे पीढ़ी में जो भी अनावश्यक होगा उसको छोड़े, अगली पीढ़ी जो ज्यादा आवश्यक है उसको जोड़े। इस तरह से परंपरा बनेगी। अब हम टाट पट्टी थोड़ी पहनेंगे, साधन है से। अब तो बहुत सुपर फाइन कपड़ा हमारे पास, तो हम टाट पट्टी पहनेंगे नहीं। तो ये 3 आधार हैं इस पूरी खेती के: संतुलन, न्याय और आवर्तनशील। इस पूरे मॉडल में जो 2 परसेप्शन के लिए हम सभी किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं, एक, हम किसान को कैसे देखते हैं, आदमी को कैसे देखते हैं। एक तो देखने का तरीका है कि ये शरीर है, फला शरीर है तो फला जाति है, फला धर्म है। एक दूसरा तरीका है, हम सब जीवन है,
हम सब आत्मा। तो हम अभ्यास बनाएं कि किसान भी आत्मा है और सारे लोग आत्मा, और आत्मा सब एक समान है। उनका सबका लक्ष्य है परमात्मा से मिलना, सुख शांति से रहना। तो अगर हम आदमी को आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास डाल लेंगे, हम भी सुखी वो भी सुखी, यही उसका सब सर्वोपरि सम्मान है। हम उसकी जाति धर्म वो तो सामयिक है। ये शरीर जहाँ पैदा हुआ है कितने दिन के लिए, 50 60 70 80 साल। हमारी तो यात्रा निरंतर है ना। तो ये परसेप्शन चेंज करें, आदमी को आत्मा के रूप में देखें, तभी हम सफल किसान या सफल व्यक्ति हो पाएंगे और दूसरों का सम्मान भी कर पाएंगे। शरीर के रूप में जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो ये उसका अपमान है ना। ये वैसे ही है जैसे अंधे वाला उदाहरण सब जो फिलॉसफी में देते हैं, गौतम बुद्ध वाली फिलॉसफी में, कि 4 अंधे थे और उनसे पूछा गया हाथी कैसे है। एक हाथ में पूंछ आई तो कहता है पूंछ जैसा, रस्सी जैसा। एक में सूंड आ गया तो पाइप जैसा है, एक के पांव आ गया तो खंबे जैसा है। तो ये सब अलग अलग बताते हैं। इसी तरह हम लोग संपूर्णता में देखने की कोशिश करें तो हमारे अंदर भी संपूर्णता आएगी। और जिसको इसीलिए तो हमारे यहाँ राम राम करने की परंपरा है ना, कि राम एक पूर्ण, हमारा राम ये वाला दशरथ का बेटा नहीं है, हमारा राम सर्वव्यापी है। राम को दिखाने का क्या मतलब है हमारा राम राम, आप भी राम मैं भी राम, आप भी राम राम भी राम, राम राम का तो मतलब यही है। आप भी पूर्ण हम भी पूर्ण, आओ हम सब मिलके पूर्ण बना, पूर्णता की यात्रा करें, एक दूसरे के सहयोगी बने। दूसरा परसेप्शन हम खेत के बारे में, खेत के हम मालिक नहीं हो सकते। जैसे हवा पाकिस्तान से बह के आती है, हवा के मालिक हो सकते हैं क्या कि इतनी वाली हवा मेरी, या पानी के हो सकते हैं कि इतना वाला पानी मेरा, नहीं हो सकता। इसी तरह तो धरती निरंतर चल रही है, धरती के मालिक कैसे हो सकते? इस खेत के कितने मालिक हो चुके, खेत तो वही है, मालिक बदले, अब फिर हम वही गलती कर रहे हैं मालिक बनने की। तो खेत हमारी जिम्मेवारी है और आदमी सब पूर्णता की यात्रा में है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, जीवन के रूप में सब समान है। ये 2 परसेप्शन चेंज करेंगे तभी जीवन चेंज होगा, तभी हम सुख समृद्धि के साथ में रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। चाहे कुछ उपाय कर लीजिए, ना अडानी अभी छका है, न सिकंदर अभी छका था। अकबर ने भी बहुत कोशिश की थी कि मेरी 100 पीढ़ियां रहे, साले का नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोगों ने परेशान होकर देख लिया है, आपको होना है तो आप भी देख लीजिए, रिजल्ट परेशान जी, ये पूरी बात।